गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके जो है वो फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और आज ये शायद आपके फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास भी हो सकती है। इसको हम आज पूरा खत्म करके अगली क्लास से जो है वो आपका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद, उसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वही हम बात कर लेते हैं पोल के रिजल्ट की। पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन पूछे थे, उस हिसाब से कितने बच्चों ने आंसर किया है। तो देखो, क्लास में तो बहुत से बच्चे प्रेजेंट थे, लेकिन पिछली क्लास में जो हमने है आपसे 5 सवाल पूछे थे, उन 5 में से 5 सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं, उनके नाम है निकिता, शिवानी, काजल कुमारी, मुस्कान, गजाला, रजनीश कुमार जी के नाम से जो है, सतीश, शिवानी, सुरुचि, नेहा, सुहानी, प्रीति और चमन। ठीक है, इन सभी बच्चों ने जो है वो पिछले क्लास के आंसर सभी करेक्ट दिए थे। बाकी बच्चों ने देखो आंसर तो सभी ने दिए हैं, मैक्सिमम बच्चे हैं जिन्होंने पोल में आंसर दिए हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया था। और कुछ बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन 5 में से 4 सही हुए, 1 गलत हो गया। तो सही गलत चलता रहता है। मेन आपका जो काम है वो ये है कि आप सारे के सारे आंसर जो है वो पोल सेक्शन में दिया कीजिए। तो ये था आपका पोल रिपोर्ट पिछले क्लास के बारे में। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू। तो आज की क्लास में हम जो सबसे पहली चीज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या के बारे में। क्या होती है सह अभाज्य संख्या, ये हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपका जो 1.2 के सवाल है उनको हल करने में आपकी मदद करेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सहभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ऐसी संख्याएं जिनके बीच सार्वगुणनखंड कह लो या कॉमन फैक्टर कह लो, वो कितने के वो कौन होता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। सार्वगुणनखंड किसका? 2 संख्याओं का। कौन होगा? 1 होगा। तो उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, ये 4 है और ये कॉमा 5 है। 2 संख्या मैंने यहाँ पे उठा के लाई, एक है 4, दूसरी है 5। अब मैंने क्या किया, जब मैं 4 के गुणनखंड करूंगी तो इनको मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 2 गुणा 1 के रूप में। और जब 5 के गुणनखंड करूंगी तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1 के रूप में। अब देखो और मुझे बताओ कि 4 और 5 के जो हमने गुणनखंड निकाले, उसमें कौन कौन कॉमन आए, कौन कौन सार गुणनखंड है, किस किस की जोड़ी बनी? बिल्कुल मैम 1 की। बिल्कुल करेक्ट है भाई। चैट में लिखा वो भी बिल्कुल ठीक है, और माइक ऑन करके बोला वो भी बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ 1 की जोड़ी बनी। तो इसका मतलब जो कॉमन है 4 और 5 में, वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, मतलब कि 1 है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 4 और 5 कैसी संख्याएं हैं? तो 4 और 5 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कैसी संख्याएं हैं? तो सह अभाज्य। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, और भी बहुत से इसके उदाहरण देखते हैं। 4 और 5 हमारी सहअभाज्य संख्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखती 4 और 6, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती अगर 4 और 6, तो मुझे बताओ 4 और 6 सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं? HCF है? HCF नहीं बेटा, सहअभाज्य संख्या हम पढ़ रहे हैं। सहअभाज्य संख्या, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या क्या कॉमन होता है वो ढूंढना होता है। तो 4 के पास भी 1 कॉमन निकला, 5 के पास भी 1 कॉमन निकला, तो हम कहेंगे कि इनके बीच का जो सार्वगुणनखंड है वो 1 है, मतलब कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। ठीक है, ये सहअभाज्य संख्या है। 4 और 6 की बात करते हैं, तो 4 और 6 की गुणनखंड निकालो। अगर हम 4 के गुणनखंड लिखें तो ये होगा 2 गुणा में 2, और 6 के गुणनखंड लिखें तो वो होगा 2 गुणा 3। हाँ, आप इसको HCF भी कह सकते हो भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा। वैसे इसको हम HCF भी कह सकते हैं। जिन 2 संख्याओं का HCF जो है वो 1 निकल के आ जाए, वो सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि असल में HCF भी तो निकल रहा है देखा जाए तो हम यहाँ पे देखेंगे 4 और 6 के बीच में यहाँ पे क्या निकला HCF इनका, या क्या चीजें कॉमन आई? तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2, है ना। 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 2 और 1 यहाँ पे कॉमन आ गया। तो हम बोलेंगे कि इनके बीच में जो सार्वगुणनखंड कह लो या इनका जो HCF कह लो वो आपका 2 है। तो क्या ये सहअभाज्य संख्या होगी? सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सहअभाज्य संख्या कहती है कि सार्वगुणनखंड 1 होना चाहिए, या फिर यूं कहे तो 2 संख्याओं का जो HCF है वो 1 ही होना चाहिए, 1। ठीक है,
1 होना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये सहअभाज्य संख्या है। तो अभी जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर, जिनको कुछ भी समझ नहीं आया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, बिल्कुल फटाफट से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम पढ़ रहे हैं सहअभाज्य संख्या के बारे में। सहअभाज्य संख्या क्या होती है तो वो हम पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी चैट में लिखना बंद करो भाई, अभी सुन लो ध्यान से, पहले सुन लो ध्यान से। सहअभाज्य संख्या होती है ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच सार्व गुणनखंड जो है वो 1 निकल के आए, या आप ऐसा भी कह सकते हो ऐसी दो संख्याएं जिनका जो HCF है वो 1 आए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उदाहरण लिया। हमारा जो उदाहरण नंबर 1 है वो है 4,5। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 4,5 का जब हमने गुणनखंड निकाले तो 4 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 1, और 5 के गुणनखंड आए 5 गुणा 1। अब जब हमने इसका यहाँ पे HCF निकालने की कोशिश की या कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश की, तो हमने पाया कि 4 और 5 में सिर्फ 1 है जो कॉमन है, या फिर इनका HCF है, जिसकी जोड़ी बन रही है भाई वो सिर्फ 1 है, तो हम कहेंगे HCF ऑफ 4 और 5 है 1। तो बस उसी को हम कहते हैं सहअभाज्य, जिनका HCF कितना आता है, 1 आता है। वैसे मैंने कहा कि 4 और 6 को देखो, तो 4 और 6 की गुणनखंड निकाले तो यहाँ पे क्या हुआ, HCF कितना आ गया, 2 आ गया, या फिर सार्व गुणनखंड जो है वो कितने आ गए, 2 आ गया, है ना, 2 एकम 2 आ गया, 1 नहीं आया। अगर 4 और 6 का HCF या सार्व गुणनखंड 1 आता तो हम इसको सहअभाज्य कहते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। इनके बीच में कॉमन है, कौन कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो हम कहेंगे ये सहअभाज्य संख्या नहीं। बस इतना हमने सीखा अभी। तो एक दो और इसके उदाहरण करते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको एक सवाल दूं, मैं आपको बोलूं कि 12 और 15 ये कैसी संख्याएं हैं, ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं? सहअभाज्य है या नहीं? मैम है। मतलब इनके बीच का जब आप HCF निकालोगे तो कुछ भी इनमें कॉमन नहीं आएगा? मैम 1 कॉमन आएगा। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा क्या? नहीं मैम नहीं है। मैम 3 भी आएगा। 3 भी आएगा। तो अगर 3 कॉमन आ रहा है तो क्या ये सहअभाज्य होगी? नो मैम। यस मैम। नहीं होगी। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो फिर से वही चीज, 12 के गुणनखंड करो तो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। 15 की गुणनखंड करो, ये आ जाएगा 3 गुणा में 5। देखो 15 के पास भी 3 है, 12 के पास भी 3 है, कॉमन चीज आ तो गई 3। तो इनका HCF कितना आ गया? HCF इनका आ गया 3। तो हमें HCF 3 नहीं चाहिए, हमें HCF जो है वो सिर्फ 1 चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे HCF 3 आ रहा था, तो हम कहेंगे ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। किस किस को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही या कम आ रही है, वो वाई टाइप करो जिसको नहीं आ रही, और किस किस को क्लियर आ रही है? यस मैम। ठीक है, और जिसको वॉइस में दिक्कत है, जिसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वो क्या करेंगे, वो क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करेंगे। एक बार क्लास को लेफ्ट करो, दोबारा ज्वाइन करो, तभी वॉइस का इशू ठीक होगा। ठीक है, चलो। तो 12 और 15 सहअभाज्य संख्याएं नहीं थी, क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन है, या मैं यहाँ पे लिख दूं तो इनका जो HCF है वो 3 आया, लेकिन हमें तो 1 चाहिए। चलो अगली संख्या बताओ मुझे, 11 और 13 सहअभाज्य है क्या? बताओ। यस मैम। हाँ बिल्कुल है। क्योंकि जब इसके गुणनखंड करोगे 11 की गुणनखंड आएंगे 11 एकम 11, 13 की गुणनखंड आएंगे 13 एकम 13। तो ये सहअभाज्य होगा, क्योंकि इसका जो HCF है वो कितना आया, इनके बीच का HCF या सार्व गुणनखंड 1 आया। अगर मैं बोलूं 16 और 19, अब बताओ सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं? यस कह रहे हो आप, ठीक है, देखते हैं। तो बिल्कुल है, यस मैम। क्योंकि 16 की गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा ऐसे कुछ 2 2 करके आएगा। लेकिन 19 की गुणनखंड करोगे, 19 तो भाई किसी के पहाड़े में आता ही नहीं, 19 तो सिर्फ अपने पहाड़े में आता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा, HCF 1 आएगा। तो हम कहेंगे हाँ ये भी सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आगे आपके सामने एक सवाल आने वाला है, उस सवाल को मैं आपको क्वेश्चन करते करते ही समझाऊंगी। अभी बस इतना था कि हमने सहअभाज्य संख्या सीखी, ये इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। जिसका जिसका HCF 1 निकल के आएगा उसको उसको सहअभाज्य बोल देना। जिसका जिसका HCF 1 के अलावा कुछ और आ गया उसको सहअभाज्य नहीं बोलेंगे। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं अभी सवाल की तरफ। सवाल का इससे कुछ लेना देना नहीं है, सवाल कुछ अलग ही है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को समझो। अभी जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया, हम एक सवाल कर रहे हैं, उस सवाल को अच्छे से सुनना, समझना, फिर अपना आंसर ढूंढना है, ठीक है। ये कह रहे हैं अगर P को लिखा गया है 10m की घात 2 और Q को लिखा गया है 10n की घात 2, तो इसको देख करके आपको यहां से क्या चीज पता चल रही है? नंबर 1 कि m जो है वो 10 से भाग हो रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है देख के कि m 10 से भाग हो रहा है? नंबर 2, क्या आपको देख के ऐसा लग रहा है कि P और Q में जो कॉमन है वो 10 है? P और Q का जो सार्वगुणनखंड है वो 10 है। क्या आपको ऐसा लग रहा है ना? नंबर 3 ये कह रहे हैं क्या आपको ऐसा लग रहा है कि n जो है वो 10 से भाग हो जाएगा? और नंबर 4, इनमें से कुछ भी नहीं। 3 चीजें आपको बताई, उसमें से आपको क्या चीज लग रही है, किस चीज का आपको पता यहां से चल रहा है, उसको ढूंढो और जो भी आंसर आता है वो आपने पोल में जाके देना है, जो कि अभी आपको बस नजर आ चुका होगा। चलिए, जो भी आपको इसको देख के लग रहा है, P और Q के बारे में जो भी चीज आपको फील हो रही है, महसूस हो रही है इसको देख करके, वो आप ढूंढो और पोल में अपना आंसर दे दो। वेरी गुड, सभी कोशिश करो भाई, सभी कोशिश करो। डन ओके, जिन्होंने दे दिया है बहुत अच्छे। डन मैम। ओके प्रीति, कुछ कह रहे हो आप? कोई सवाल पूछ रहे हो? माइक ऑफ है। डन मैम। ओके बेटा। हाँ प्रीति, अगर कुछ कह रहे थे तो आपका माइक ऑफ है, और बाकी सभी डन जो कह रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 40-41 बच्चे, तो सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। वेरी गुड, वेरी गुड। इकतीस बच्चों ने आंसर दे दिया है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। डन मैम। ओके बेटा। 35 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, तो अभी 5-6 बच्चे और रहते हैं। तो चलिए करेंगे अभी हम 10 सेकंड का वेट। जिस बच्चे ने अभी तक सॉल्व नहीं किया वो आंसर अपना दे दो पोल में। सॉल्व क्या करना है, बस देखना है और बताना है कि आपको इससे क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा पोल सेक्शन में, और आप इसका आंसर आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हो। चलो, तो बिल्कुल जितने बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो हमें यहां से यही तो पता चल रहा है, क्योंकि जब हम लिखते थे 4 बराबर है 2 गुणा 2, और अगर लिखूं मैं 6 बराबर है 2 गुणा 3, तो मुझे यहां से ये पता चल रहा था कि 4 और 6 के बीच में 2 जो है वो कॉमन है, वो सार्वगुणनखंड है ना। अब m 10 से भाग होगा कि नहीं होगा, मुझे कैसे पता? मुझे नहीं पता ना कि m की जगह पे कौन है, तो मैं कैसे बताऊं कि 10 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा? n 10 से भाग होगा कि नहीं होगा, ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि n की जगह पे है कौन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी गलत है। हम बिना n और m की वैल्यू जाने ये नहीं बता सकते कि वो 10 से भाग करेगा या नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जब हमने इसको देखा तो हमें पता चल गया कि P के गुणनखंड किए तो भी 10 आ रहा है, Q के गुणनखंड किए तो भी 10 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 10 जो है वो कॉमन फैक्टर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। तो इसलिए बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि 10 है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, करेंगे अभी एक और सवाल। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल
जैसा आपका पीछे वाला सवाल था वैसा ही है, तो ध्यान से करना भाई, जल्दबाजी में गलत मत करना। ए को अगर 7c² लिख सकते हैं और बी को अगर 7m² लिख सकते हैं, तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि सी जो है वो 7 से विभाजित है, ऑप्शन नंबर बी। एम जो है वो 7 से विभाजित है, ये ऑप्शन नंबर सी, कि ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 7, ये ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस बार भी ढूंढो अपने सही ऑप्शन को, और आंसर कहाँ देना है, तो आंसर देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आ चुका होगा। ऑप्शन ध्यान से ढूंढना भाई, किस ऑप्शन पे क्या लिखा है, ध्यान से ढूंढना। वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी कोशिश। ओके ओके डन मैम। ओके बेटा, 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर लिया। ओके बेटा, ओके बच्चों, ठीक है। ट्वेंटी 29 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी कोशिश करो। 31 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 41 बच्चे क्लास में हैं, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ए को अगर 7c² लिख सकते हैं और बी को अगर 7m² लिख सकते हैं, तो इसको देख के आपको यहां से क्या चीज पता चल रही है? क्या आपको ये पता चल रहा है कि 7 से सी विभाजित है? क्या आपको ये पता चल रहा है कि एम जो है वो 7 से विभाजित है? या आपको ये पता चल रहा है कि ए और बी के बीच में सार्वगुणनखंड 7 है? या इनमें से कुछ भी पता नहीं चल रहा? तो जो भी आपको पता लग रहा होगा आपने इसको ढूंढ के आंसर देना है। 33 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि बस इसको देखना है और आंसर देना है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, देखना है और अपना आंसर देना है। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया होगा कर लेना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में दिख रहा होगा। अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे भी हमें यही पता चल रहा है कि ए और बी में जो है वो कॉमन गुणनखंड कौन है, तो 7 है। दिख रहा है ना, देखो इस पे भी 7 इस पे भी 7, तो ये इसका कॉमन है। अब सी 7 से भाग होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, एम 7 से भाग होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। मुझे जब पता ही नहीं कि एम की जगह पे कौन है तो मैं कैसे बताऊं? तो मुझे ये दिख रहा था कि ये कॉमन है। तो बस ये था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जो है वो आपके इन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे जो आपने 1.2 में देखे हुए हैं अपने अपने बुक पे। लेकिन इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कल ही, पिछली क्लास में, परसों या जब भी पिछली क्लास हुई थी, फ्राइडे को, है ना। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी जिसमें अगर a की घात 2 को 2 भाग कर रहा हो तो और किसको 2 भाग करेगा? बताओ, जिसको भी याद है भाई बताओ। बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है, ए को भी 2 भाग करेगा। हमने कहा अगर a² मतलब किसी संख्या के वर्ग को 2 भाग कर सकता है तो उस संख्या के वर्गमूल को भी वो भाग करेगा, मतलब कि a² के वर्गमूल को भी 2 भाग करेगा। अब a² का अगर आप वर्गमूल निकालो, ठीक है, इसका अगर आप वर्गमूल निकालने की कोशिश करो तो ये है a², इसको वर्गमूल के अंदर डाल दो। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ये वर्ग है ये वर्गमूल है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो एक दूसरे से कट जाएंगे, क्या बच गया? ए बच गया। तो इसका मतलब a² का वर्गमूल a होगा और a को भी जो है वो 2 भाग कर पाएगा। ये हमने शुक्रवार को सीखा था, ठीक है। बस ये था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। चलो तो अभी शुरू करते हैं इन सवालों को हल करना। सबसे पहली चीज आपको ये थ्योरम आनी चाहिए। थ्योरम में डाउट होगा तो फिर थोड़ा बहुत आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आएगा। प्रमेय ने कहा कि a² को अगर 2 भाग कर सकता है तो a को भी 2 भाग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास सवाल है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करो।
मुझे दिख रहा है ये अपरिमेय है, आपको दिख रहा है अपरिमेय है, पर साबित कैसे करें वो सबसे बड़ा सवाल है। तो इसको साबित करने के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इंग्लिश में बोले तो कॉन्ट्राडिक्शन, हिंदी में कहें तो विरोधाभास। ठीक है, अब इन सवालों को हल करने के लिए करना क्या होता है, हम कुछ चीज मान के चलते हैं। हमें किसी ने कहा नहीं मानो, हम अपनी मर्जी से कुछ मान के चलते हैं, और जब क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ तो अंत में वो चीज गलत साबित हो जाती है। जैसे मैंने कुछ माना, ठीक है, और मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन क्या होगा, जो मैं मान के चल रही थी एंड में वही चीज गलत साबित हो जाएगी और मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज इन्होंने कहा कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करो। हमने कहा ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम उल्टा मान लेते हैं। ये कह रहे हैं कि इसको अपरिमेय प्रूव करो, हम इसको परिमेय मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वर्गमूल 2 को एक परिमेय संख्या मान लिया। सिर्फ वर्गमूल 2 नहीं, जितने भी ऐसे सवाल आते हैं उनको प्रूव करने के लिए आपने ऐसा ही करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर वर्गमूल 2 को मैंने परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिखी जाती है परिमेय संख्या? मैम पी बटे क्यू के रूप। बिल्कुल ठीक है, परिमेय संख्या को आप लिख सकते हो P बटा Q के रूप में, है ना, A बटा B के रूप में, C बटा D के रूप में, कुछ भी लिख लो, E बटा F के रूप में, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया A बटा B, क्योंकि मेरा जो वर्गमूल 2 है वो एक परिमेय संख्या है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने A बटा B के रूप में लिख दिया। ठीक है, और ए बी जो यहाँ पर है बच्चों, वो मैंने माना कि यहाँ पे जो ए और बी है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हम अपनी परिमेय संख्या को लिखते हैं तो कभी भी उसको ऐसा नहीं लिखते, उसको हमेशा उसकी सबसे सरलतम रूप में लिखते हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास संख्या है 15 बटा 25, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं इसको काट के लिखूंगी, 3 एकम 3, 5 3 15, 5 5 25, तो मेरे पास परिमेय संख्या आ गई 3 बटा 5। और यहाँ पे देखो तो 3 और 5 दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं को ऐसे लिखा जाता है। हमने जब परिमेय संख्याओं की गुणा की थी, जमा किया था, कुछ भी किया था, तो हम हमेशा उसको अंत में जाकर के काटते थे। याद है सभी को, काटते थे ना उसको, कि काट के देखो भाई कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो ऐसे लिखा जाता है। तो इसलिए हमने माना कि वर्गमूल 2 अगर एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को अगर a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे a b जो है वो सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब जो इनके बीच का HCF होगा वो कितना होगा, बताओ कितना होगा? अगर ये सहअभाज्य है तो 1 होगा, और अगर HCF 1 है तो इसका मतलब इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होंगे या कॉमन जो संख्या आई होगी वो भी 1 आई होगी। 1 के अलावा कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं थी। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक पहले बताओ, यहां तक समझ आया? बिल्कुल साधारण सी भाषा में मैंने इसको बताया, कुछ भी हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया, सिंपल सी चीज है। इन्होंने कहा कि वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या है, साबित करो। मैंने कहा ठीक है, हमने मान लिया कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या, कह रहे हैं अपरिमेय, पर हमने उल्टा मान लिया, क्योंकि यही होता है वो मेथड जिससे इसको प्रूव करते हैं, विरोधाभास मेथड। तो मैं अभी यहाँ पे गलत मान के चल रही हूँ, ये मान के चल रही हूँ कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको ऐसे लिखेंगे a बटा b के रूप में, और अगर इसको a बटा b के रूप में लिख रहे हैं तो a और b जो है वो अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये 3 चीजें हमने यहाँ से लिख ली इसकी वजह से, क्योंकि परिमेय माना तो हमें ये सब कुछ लिखना पड़ा। अब सॉल्व करना है तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप है वो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो वर्गमूल 2 बराबर है a बटा b, ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, समीकरण था। हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर किया, इस तरफ भी और इस तरफ भी, वो भी हमने अपनी मर्जी से किया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया वर्गमूल 2 का वर्गमूल वर्ग से कट गया, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये आपस में कट गए। यहाँ पर 2 बच जाएगा और a बटा b है, a बटा b ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि a का भी वर्ग और b का भी वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे कटा के रह गया 2, बराबर है, ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। यहाँ तक सभी को समझ आया? बताओ, स्क्वायर करने के बाद ऐसा बना। अब देखो, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर b की घात 2 की वैल्यू निकालनी है। याद रखना, जब भी आप यहाँ पे आके स्क्वायर करोगे तो आपने अपने हर की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि जो बटे में बैठा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो मैंने इसको उधर भेजा,
आसान बनाने के लिए पहले मैंने क्या किया, 2 यहाँ पर था और a स्क्वायर बटा b स्क्वायर यहाँ पर था, मैंने क्या किया, b स्क्वायर को उठाया वहां भेजा, b स्क्वायर यहाँ पे भाग कर रहा है तो यहाँ आके गुणा करेगा, तो ये बन गया 2b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर। अब इसी को आगे हल करो, b स्क्वायर को अकेला छोड़ो तो b स्क्वायर कितने के बराबर आ जाएगा बताओ। मैम 2 के बराबर। नहीं, देखो बराबर है में कुछ है ना यहाँ पर। मैम a स्क्वायर के बराबर। अब बताओ b स्क्वायर ऐसे का ऐसा कितने के बराबर आएगा, इसको उठा के वहां भेजो। 2 स्क्वायर के a2 बटा, मैम a स्क्वायर बटा में 2 आएगा। बिल्कुल a स्क्वायर बटा 2, ठीक है, a स्क्वायर बटा 2, ये हमारे पास क्या आ गया, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ये हमने इसको ऐसे डब्बे में डाल दिया। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पर एक चीज पता चल रही है कि जो a स्क्वायर है उसको 2 भाग दे सकता है या दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने इसको लिखा, जब मैंने b स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो मुझे पता चला कि a स्क्वायर बटा 2 है, बटे तो उसी को लिखते हैं जो भाग करता है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो a स्क्वायर है बच्चों उसको 2 जो है वो भाग दे रहा है, तो थ्योरम के हिसाब से ये और किसको भाग देगा, ए स्क्वायर को तो दे रहा है और किसको भाग देगा, a को भी भाग देगा। बिल्कुल। तो ये हमें यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिल गई, ये हमारे यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट, यही हमारा काम है। जो हमने ये सब कुछ किया उस सब से हमें क्या निकालना था, हमको ये निकालना था कि a जो है वो 2 से भाग हो रहा है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास चौथी जो इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी मदद करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी यहाँ पर जिसको भी समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो, और अगर समझ आ गया है तो साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते रहो, ठीक है। फटाफट से सीखते हैं। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करने को बोला, मैंने उल्टा कर लिया, मैंने मान के चली कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, इसको हम a बटा b लिख सकते हैं, और a बटा b कैसी संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं, जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता, जिनके बीच का कॉमन गुणनखंड 1 होता है, 1 होता है। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया अपनी मर्जी से, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें साबित करने के लिए कुछ चीजें हमें खुद से करनी पड़ती है। स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ तो कुछ इस तरह से आया, ये इससे स्क्वायर रूट से रूट कट गया और यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे बच गया स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। फिर हमने हर की वैल्यू निकालनी है, हमेशा याद रखना हर की वैल्यू निकालनी है, तो हर की वैल्यू निकालने के लिए हमने कोशिश किया आगे, तो हमारे पास आ गया b की घात 2 बराबर है a की घात 2 बटा में 2। यहां से हमें पता चल गया कि a स्क्वायर बटा 2 है, तो इट मींस a की घात 2 जो है उसको 2 भाग कर रहा है, यहां से मुझे पता चला, ठीक है। और अगर ये a स्क्वायर को जो है वो 2 भाग कर सकता है तो a को भी भाग करेगा, ये हमने पिछले क्लास में सीखा था, ठीक है, किसकी इस्तेमाल करके, 1.3 प्रमेय का इस्तेमाल करके। तो ये था पहला पेज। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज हमने साबित कर दी कि a को 2 भाग कर रहा है। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो समीकरण आया था, इक्वेशन आई थी, वो आई थी b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर बटे में 2, ठीक है बेटा, बस अभी रिपीट करेंगे, इसको लिख लेने दो एक बार, बटे में 2, और यहाँ पर आ जाएगा कि a की घात 2 जो है वो 2 से भाग हो रही है, तो a भी जो है वो 2 से भाग होगा, ये हमने पिछले उसमें प्रूव कर दिया। कहां से रिपीट करना है, शुरू से या फिर कहीं पर्टिकुलर आपको डाउट है? चलो शुरू से बताती हूँ एक बार फिर से, ठीक है। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमने प्रूव करना है। हमने क्या किया, इसका उल्टा ले लिया, क्योंकि ये एक मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कह लो या विरोधाभास मेथड कह लो। अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं, मैंने उल्टा मान लिया, मैंने इसको परिमेय मान लिया। अब अगर मेरा जो वर्गमूल 2 है वो परिमेय संख्या है तो इसको मैं परिमेय संख्या के रूप में लिख सकती हूँ। वैसे तो परिमेय संख्या को p बटा q लिखते हैं, लेकिन मेरी अपनी मर्जी है, अभी कुछ भी ले लो, आप यहाँ पे p बटा q लिखना चाहो ले सकते थे, आप यहाँ पे c बटा d लिखना चाहो लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे a बटा b लिख दिया। साथ में एक और चीज लिख दी कि a और b जो संख्याएं हैं वो सहअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इनके बीच का जो HCF होगा वो 1 होगा, या इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, ठीक है।
फिर हमने क्या किया, इसके दोनों तरफ जो है वो हमने स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग जब किया, इसको देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 थी ना, इसके दोनों तरफ हमने वर्ग किया, दोनों तरफ स्क्वायर करके ये हमें मिल गया वर्गमूल 2 का तो कट गया वर्गमूल, तो ये 2 रह गया, और a बटा b का होल स्क्वायर हो रहा था यहाँ पर, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो b स्क्वायर की वैल्यू निकालने से पहले मैंने b स्क्वायर को बटे से उठा करके इधर लाया, तो ये बन गया 2b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर की वैल्यू निकालने से पहले मैंने क्या किया, इसको जो है वो बट्टे में से उठा करके ऊपर की तरफ को लाया। फिर यहाँ पे b स्क्वायर को अकेला छोड़ो, तो 2 उधर चला जाएगा, 2b गुणा कर रहा है तो वहां जाके भाग करेगा, तो मेरे पास ये समीकरण आ गया 3, नंबर 3 वाला। 3 से मुझे पता चला कि a स्क्वायर को जो है वो 2 भाग कर रहा है। ठीक है, तो यहां से मुझे ये पता लग गया कि अगर a स्क्वायर को 2 भाग कर सकता है तो a को भी 2 भाग करेगा। थ्योरम कहती है ऐसा, थ्योरम के हिसाब से चले तो a को भी भाग करेगा ही करेगा। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 4। बस हमने इतना ही किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पे साबित कर दिया था, ये थी इक्वेशन नंबर 4। अब ये कह रहे हैं कि जो आपके पास इक्वेशन ये आई थी b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर बटा 2, इसमें क्या करो, तो a को 2m मानो। कितना मानो, 2m। अब ना यहाँ पर जब a की जो वैल्यू हमने माननी होती है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती है। जैसे मान लो यहाँ पे वर्गमूल 2 था, तो हम a को कितना मानेंगे, a को हम जो है वो 2m मानेंगे। अगर हमारे पास सवाल होता वर्गमूल 3 को साबित करो, तो हम कहते a बराबर है 3m। अगर हमारे पास सवाल होता वर्गमूल 5, तो हम कहते a बराबर है 5m। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होगी क्वेश्चन के हिसाब से। तो अभी यहाँ पे हमने वर्गमूल 2 की बात कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, a को 2m मान के चलेंगे। हमारी जो समीकरण था वो था b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर बटा 2, लेकिन a की जगह पे अब हमने 2m लिखना है, तो लिख लेते हैं। बी स्क्वायर तो ऐसे कैसा ही रहेगा, है ना, बी स्क्वायर ऐसे कैसा ही रहेगा, a की जगह पे रख देते हैं 2m। अब a का स्क्वायर हो रहा है तो 2m का भी स्क्वायर होगा, और इसके बटे में 2 है तो बटे 2 को ऐसे कैसा ही रहने दो। किस किस को ये चीज समझ आई बताओ, मैंने बस वैल्यू पुट की और कुछ नहीं किया। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट लिखा है आपने। तो यहां से आ गया b की घात 2 बराबर है, अब देखो ब्रैकेट लगा है ना, तो इसका मतलब है कि 2 का भी स्क्वायर होगा और m का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 2 दूनी आ जाएगा 4। m की घात 2 का मतलब है m स्क्वायर ही रखेंगे, इसको हम m स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि अगर m की घात 2 है उसको अगर आप गुणा करना भी चाहो तो कैसे लिखोगे, m गुणा m लिखोगे, तो वापस से m स्क्वायर ही मिलेगा, क्योंकि गुणा तो नहीं कर सकते ना, कोई संख्या तो है नहीं, तो m की घात 2 को m की घात 2 ही लिखा जाता है। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया, और बटे में इसके 2 था तो 2 लिख दिया। अब आगे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो यहां से जो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर ऐसे का ऐसा, 2 बटे के नीचे 2 लिखा गया है और बटे के ऊपर 4 है, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बी स्क्वायर आ गया 2m का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से m स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बताओ m स्क्वायर कितने के बराबर आएगा, m स्क्वायर को अकेला छोड़ो। मैम 2। नहीं, इसको उठा के उधर भेजना है। मैम 2/b की मैम 20 ठीक है, देखो ना बी स्क्वायर पहले से बराबर है कि उस तरह बैठा था, तो उसको वैसे ही बैठे रहने दो, उसको मत चेंज करो। 2 यहाँ पे गुणा कर रहा है, 2 स्क्वायर नहीं बेटा, बी स्क्वायर बटा 2 के बराबर। बटे 2। हाँ, क्योंकि देखो m की घात 2 के साथ 2 गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो b स्क्वायर के साथ भाग करेगा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी ऊपर वाली, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। इस समीकरण की मदद से हमें पता चला कि जो b का स्क्वायर है उसको 2 भाग कर रहा है। अगर b स्क्वायर को 2 भाग कर रहा है तो इसका ये मतलब होगा कि b को भी 2 भाग करेगा ही करेगा। सिंपल, अगर b स्क्वायर को कर रहा है तो b को भी भाग करेगा, तो वो भी लिख दिया, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब 4 और 6 को ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं कि a को भी 2 भाग करेगा और b को भी 2 भाग करेगा। इसका मतलब क्या है बताओ भाई, उदाहरण से बताती हूँ फिर बताना। मैं बोल रही हूं कि 4 को भी 2 भाग कर सकता है, 6 को भी 2 भाग कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ
4 और 6 के बीच क्या चीज है जो कॉमन है, जो 4 के पास भी है और 6 के पास भी है? मैम 2। 2, बिल्कुल, क्योंकि 2 4 को भी भाग कर रहा है, 2 6 को भी भाग कर रहा है, मतलब कि 2 इनके बीच में कॉमन है, दोनों 2 के पहाड़े में आएंगे तो कॉमन हो गया। तो वैसे ही अगर ए को भी 2 भाग कर रहा है और बी को भी 2 भाग कर रहा है तो ए और बी के बीच में भी क्या कॉमन आ गया? 2 मैम। 2। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा होना चाहिए था? यस मैम। नो होना मैम। चाहिए था? नो मैम। क्यों नहीं होना चाहिए था भाई? कौन बताएगा इसका रीजन? बताओ फटाफट से, क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि क्योंकि हमने कुछ माना था ना। क्या माना था हमने? कि ए मैम और बी हमने क्या माना है? था कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। नहीं, ए और बी के बारे में क्या माना था? वर्गमूल 2 तो माना था, पर ए और बी के बारे में क्या माना था? कि दोनों कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या है मैम। नहीं, सिर्फ सिर्फ ए और सहअभाज्य बी मैम। की बात। सहअभाज्य, बिल्कुल। सहअभाज्य। हमने माना कि भाई हमारी जो ए और बी है वो सहअभाज्य है, तो इसका मतलब है उनके बीच में जो कॉमन होगा वो सिर्फ एक होगा। लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो पता लगा कि ये तो सहअभाज्य थी ही नहीं, मतलब हमने गलत माना। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि हमने कुछ गलत माना। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेती हूँ इसको। हमने माना कि ये सहअभाज्य है, लेकिन जब सॉल्व किया तो ये सहअभाज्य नहीं निकली। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने इसको माना था कि सहअभाज्य है, मतलब इसका जो भी है वो 1 के बराबर आना चाहिए था, पर ये सहअभाज्य नहीं निकली। यहाँ से हमें पता चला कि सहअभाज्य नहीं है। अच्छा, इसको मैं मिटा देती हूँ, इससे कंफ्यूज मत होना, इससे कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना लिख लो अभी कि ए और बी में 2 कॉमन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, और अगर ले लिया तो भी वाई टाइप कर देना। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो है वो जवाब देते हैं, इसको जो भी क्वेश्चन है इसका। सबसे पहले चीज, ए और बी दोनों डैश से विभाजित है। ए भी किसी से विभाजित है, बी भी किसी से विभाजित है। किससे? 2 से। 2 से। मैम 2 से। 2 से विभाजित है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए और बी में जो सार्वगुणनखंड है वो 2 है। और अगर इनके बीच में सार्वगुणनखंड 2 आ गया तो इट मींस ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन हम तो मान के चले थे सहअभाज्य है, यहाँ पता चला सहअभाज्य नहीं है। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये जो भी कुछ हमने किया, ये हमारे साथ इतना गलत गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमने खुद से ही एक गलत चीज सोच रखी थी। क्या सोच रखा था? कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। इसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ कि जो चीज हमने मानी आगे जाके वो गलत साबित हो गई। हमारे साथ हो गया विरोधाभास। विरोधाभास मतलब जो हम मान के चलते हैं आगे जाके वो गलत साबित हो जाए, उसका विरोध हो जाए, तो हम उसको विरोधाभास कहते हैं। हमने माना था कि सहअभाज्य है, पर आगे जाके पता लगा सहअभाज्य नहीं है। क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये कथन गलत है, अगर वर्गमूल 2 परिमेय संख्या, अगर ये चीज गलत है, तो सही चीज क्या है? तो सही चीज है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चाहे तो पीछे देख लो फिर से। हमने ये माना था कि सहअभाज्य संख्या है, लेकिन हमने ऐसा क्यों माना? किसने हमें मजबूर किया ये सब मानने के लिए? तो इस कथन ने। जब आपने इसको परिमेय माना तो आपने इसको a बटा b लिखा, a बटा b लिखा तो आपने इसको सहअभाज्य माना। मतलब इस पूरे फसाद की जो जड़ बोल सकते हो वो कौन है? तो वो ये कथन है जो हमने सबसे पहले मान के चले थे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अगर हम ऐसा मानते ही नहीं तो हमारे साथ ये सब होता ही नहीं। तो ये चीज थी जो कि गलत थी। तो अगर ये गलत है तो सही कौन? अगर ये परिमेय संख्या है, ये गलत है, तो सही कौन? तो भाई ऊपर वाली चीज सही है, परिमेय नहीं तो अपरिमेय। तो बस ये था इसमें सिंपल सा, जिसमें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं होता, क्योंकि प्रूव करने की क्वेश्चन में कभी भी लॉजिक ढूंढोगे तो कभी कभी नहीं मिलता। हाँ, कैलकुलेशन में लॉजिक ढूंढोगे मैथ की, वो मिल जाएगा। पर ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन, थोड़े थ्योरी वाले क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से अजीब होते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा सवाल। मैम और स्क्रीन तो बेटा चल रही है, पर यहाँ से चलो एक बार मैं फिर से रीशेयर करती हूँ, किसी की भी अगर स्क्रीन रुकी होगी। आगे एक और सवाल करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से मैम समझ स्क्रीन आएगा। चली गई। हाँ बेटा, अभी आ जाएगी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कि बताओ वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से वही चीज, हमें कह रहे हैं अपरिमेय संख्या प्रूव करने को, तो हमने उल्टी चीज मान ली। हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या
संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा b के रूप में। और यहाँ पे जो a और b है वो कैसी संख्याएं हैं, वो सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब अगर ये सहभाज्य संख्या है तो इसका साफ साफ मतलब ये होगा कि इनका जो HCF है वो 1 है, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही इनके बीच में कॉमन है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब फिर से वही चीज दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये था वर्गमूल का 5 बराबर है a बटा b। इसका हमने यहाँ पे स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे वर्ग कर लो इसका, तो वर्ग से वर्ग से वर्गमूल कट गया तो 5 मिल गया, और बराबर है और मैम a a का स्क्वायर भी बटा b स्क्वायर, b का भी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ पर आके हमने हर की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमें यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, पर मैंने क्या किया, पहले b स्क्वायर को बटे से उठा के उधर भेज दिया। तो मेरे पास बन गया 5b स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर यहाँ पे भाग कर रहा था, वहां जाएगा तो गुणा करेगा, और यहाँ पे बच गया a स्क्वायर। ठीक है, अब b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, b स्क्वायर को अकेला छोड़ो तो क्या वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर की, मैम a स्क्वायर बटा 5। ठीक है, a स्क्वायर बटे में 5। और यहाँ से हमें क्या चीज पता चली कि मैम a स्क्वायर को 5 विभाजित करता है और a को 5 विभाजित करता है। ठीक है, अगर a स्क्वायर को 5 भाग कर रहा है तो a को भी 5 भाग करेगा ही करेगा। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहली इक्वेशन इसको मान लो, दूसरी इक्वेशन इसको मान लो, तीसरी इक्वेशन और इसको मान लो चौथी इक्वेशन। ठीक है, चौथा समीकरण, तो चौथा समीकरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बस यहाँ पे पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वही चीज, हमें जो समीकरण मिला था वो मिला था b स्क्वायर मैम एक बार बराबर है, पीछे कर लीजिए। ओके एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर कर देती हूँ। हाँ ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे शायद आप, तो जब हो जाए तो बता देना। ओके ठीक है, हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये लिख दिया था यहाँ पर, और अब हमने यहाँ पे ए की जगह पे कुछ मानना है, तो मैंने कहा था वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे वर्गमूल 5 की बात कर रहे हैं, तो a को हम 5m के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया, b स्क्वायर को ऐसे का ऐसा, बराबर का निशान, a स्क्वायर हो रहा था लेकिन a की जगह पे 5m लिखना है, तो 5m लिखेंगे, और इस पूरे का स्क्वायर होगा, और बटे में 5 है। देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर मत कर देना, ये जो ए स्क्वायर है वो सिर्फ a के ऊपर है, 5 के ऊपर नहीं है, तो हम लिखेंगे 5m स्क्वायर बटा 5। अब यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो 5 5 हो जाएगा 25, m स्क्वायर तो m स्क्वायर ही रहेगा, और बटे में 5। अब इसको काटो, 5 कम 5, 5 5 25, तो ये हमारे पास आ गया b की घात 2 बराबर है 5m स्क्वायर। अब हमने m स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे उसको निकालेंगे हम, बताओ। m स्क्वायर को यहाँ पे अकेला छोड़ेंगे, बट स्क्रीन तो बेटा यहाँ से चल रही है। ठीक है, एक बार फिर से रीशेयर कर देती हूँ, अगर नहीं चल रही होगी तो। ओके, मैं फिर से शेयर कर रही हूँ, फिर से शेयर कर रही हूँ। चलो अभी देखना, अभी ठीक है, बताओ। यस मैम। चलो तो फिर मुझे m स्क्वायर की वैल्यू बताओ। m स्क्वायर को अकेला छोड़ दिया है, मैम m स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर बटा 5। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। m स्क्वायर को हमने अकेला छोड़ा, और 5 को हमने बराबर है कि उस पार भेजा, तो वहां पे तो b स्क्वायर बैठा था, तो ये आ गया b स्क्वायर बटे में 5। अब इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। तो इक्वेशन नंबर 6 से हमें पता चला कि b स्क्वायर अगर 5 से भाग हो रहा है तो b भी 5 से भाग हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 7 मिल गई, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि b भी जो है वो 5 से भाग हो रहा है, ये ठीक है। बस यहाँ पे हमने ये साबित कर दिया, और इक्वेशन आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो भाई वाई टाइप कर देना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर वही सवाल यहाँ पर फिर से आएंगे कि
ए और बी दोनों को किसने भाग किया, तो हमने कहा 5 ने भाग किया। ए और बी जो है वो सार्वगुणनखंड कौन, मतलब अगर ए और बी को 5 भाग कर रहा है तो सार्वगुणनखंड कौन होगा इनके बीच का, 5 होगा। अब इनके बीच में अगर सार्वगुणनखंड हमें 5 मिल चुका है तो इट मींस ये दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि अगर ये सहभाज्य संख्याएं होती तो इनके बीच में 5 कॉमन नहीं आता, उनके बीच में तो एक ही कॉमन रहता है ना। तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ कि हम मान के चले सहभाज्य, बाद में पता चला कि ये तो थी ही नहीं। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी, हमने गलत चीज मान के हम चल रहे थे कि वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। ये कथन गलत है। तो अगर ये गलत तो सही कौन, अगर ये परिमेय संख्या है, ये चीज गलत है, तो सही कथन क्या होगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है, और जो परिमेय नहीं होता वो अपरिमेय होता है। सिंपल। तो यहाँ से हमने साबित कर दिया कि जो वर्गमूल 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। आगे करते हैं एक और सवाल। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना हो किसी ने तो भी ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो थे बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल। अब हम अगर अगला सवाल करें तो अगला सवाल हमें कह रहा है कि 3 के साथ है वर्गमूल 2 और इसको साबित करो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने कहा चलो ठीक है, माना कि ये एक परिमेय संख्या है। फिर से हम उल्टा फुल्टा मान के चले, मतलब उल्टी चीज मान के चले। बोला इन्होंने कि अपरिमेय साबित करो, पर हमने परिमेय इसको माना। ठीक है, तो इसको परिमेय मानने से क्या होगा, तो देखते हैं अभी। अगर ये परिमेय संख्या है, ये पूरी की पूरी, और देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था, परिमेय संख्या के साथ अगर कोई संख्या जमा होती है, भाग होती है, गुणा होती है, माइनस होती है, तो वो भी अपरिमेय संख्या बन जाती है। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, उसके साथ 3 गुणा कर रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या वैसे तो अपरिमेय है, पर साबित करने को कह रहे हैं, तो साबित करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि चलो अगर 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, और a बटा b यहाँ पे सहभाज्य है, उसको लिख लेना खुद से। ठीक है, अब वर्गमूल 2 को अकेला छोड़ो, तो वर्गमूल 2 को अकेला छोड़ के ये हमारे पास बन गया a बटा 3b, क्योंकि 3 यहाँ पे गुणा कर रहा था, बराबर है कि इस बार आया तो भाग करने लगा। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो a बटा 3b जो है वो एक परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन वर्गमूल 2, इसको तो हमने अभी अभी प्रूव किया था कि ये एक अपरिमेय संख्या है। और कभी भी अगर हम बीच में बराबर का निशान लगाते हैं तो बराबर का निशान जो है वो ऐसा बताता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा x बराबर है 10, तो इसका मतलब ये होगा कि x 10 के बराबर है और 10 x के बराबर है। तो यहाँ से हमें देख के तो ऐसा लग रहा है कि a बटा 3b क्योंकि एक परिमेय संख्या है तो वर्गमूल का 2 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हमें पता है समीकरण में क्या होता है, समीकरण हमें हमेशा एक चीज बताता है कि बच्चों आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। कौन ऐसा बताता है, तो समीकरण ऐसा बताता है। तो अगर हम इसको समीकरण की तरह देखें तो ये कह रहा है कि अगर इसकी राइट हैंड साइड परिमेय है तो लेफ्ट हैंड साइड भी परिमेय ही होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे भी विरोधाभास आ गया। क्या विरोधाभास आ गया कि ये चीज तो माना परिमेय है लेकिन वर्गमूल 2 तो परिमेय नहीं है, क्योंकि हमने पीछे तो प्रूव किया अभी अभी ये तो अपरिमेय साबित हो रहा था। तो फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, क्योंकि एक तरफ अपरिमेय दूसरी तरफ परिमेय, तो फिर से कुछ ना कुछ गलत, कुछ गड़बड़ यहाँ पर हमारे साथ हो गई। तो वो गड़बड़ फिर से किसके कारण हो रही है, तो इस कथन के कारण हो रही है, क्योंकि हम बार बार मान के चल रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसको परिमेय संख्या ही नहीं मानते तो आगे चल के हमारे साथ ऐसा भी नहीं होता कि एक तरफ अपरिमेय आ रहा है और दूसरी तरफ परिमेय आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये गलत हमने सोचा, और अगर हम गलत सोच के चल रहे हैं, ये कथन गलत है, तो अगर ये कथन गलत तो सही कौन, तो सही हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ पहले क्वेश्चन तो सीख लो भैया, अभी बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले इनको सीखो, पहले इसको देखो यहाँ पर। ठीक है,
ओके, तो एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। ये बिल्कुल सिंपल था, यहाँ पे हमने इसको लिखा तो वही चीज कि ये वाली तरफ जो थी चीजें वो आ रही थी परी में, और ये वाली जो तरफ थी चीजें वो आ रही थी अपरी में। इक्वेशन में कभी ऐसा नहीं होता, समीकरण में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है, एक जैसी होती है, पर यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। तो भाई हमारी वजह से हो, क्योंकि हमने गलत चुना, हमने गलत माना कि ये परिमेय है। सेम ही तरह से आगे वाला भी होगा। यहाँ पर देखो तो ये भी हमें पता है कि अपरिमेय संख्या में कोई संख्या माइनस करे या कुछ भी करे तो वो भी अपरिमेय बन जाता है। तो इसको भी ऐसे ही प्रूव करेंगे। हमने माना कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। लिख लिया। अब धीरे धीरे करके वर्गमूल वाली चीज को अकेला छोड़ दिया। पहले 5 को उधर भेजा तो 5 वहां जाके माइनस करेगा। यहाँ पे माइनस का वर्गमूल 3 है तो हमें यहाँ पे माइनस का साइन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस की गुणा करा देंगे। इसके साथ भी माइनस की गुणा और यहाँ पर भी माइनस की गुणा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस की गुणा करवा देंगे। तो जब माइनस ने माइनस से गुणा की तो ये आ गया जमहा का वर्गमूल 3। माइनस ने जब a बटा b से गुणा की तो आ गया माइनस का a b, और माइनस ने जब माइनस के 5 से गुणा की तो आ गया जमहा का 5। तो ऐसे ये चीज बनी, ऐसे ये समीकरण बना, इक्वेशन बनी। ठीक है, फिर वही चीज, ये एक समीकरण है, इसके एक तरफ की जो चीजें हैं वो परिमेय है, लेकिन जो इसके दूसरी तरफ की चीज है वो अपरिमेय है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये परिमेय है तो वर्गमूल 3 भी परिमेय होगा, लेकिन वर्गमूल 3 तो अपरिमेय है। अभी हमने इसको प्रूव किया, पीछे इसी तरह के सवाल हमने प्रूव किए थे कि वो सभी अपरिमेय होते हैं। तो फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, फिर से विरोधाभास हो गया। तो किसकी वजह से, तो इस कथन की वजह से कि जो आपका 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो सही कौन, ऊपर वाला सही, ऑटोमेटिकली सही। अपनी ही बात को गलत साबित करते हैं तो जो सवाल में लिखा होता है वो खुद ब खुद सही हो जाता है। ठीक है, उत्तर में अपनी ही बात को अगर आप गलत साबित कर दो नीचे जाकर के, तो सवाल में जो लिखा होता है वो खुद ब खुद सच हो जाता है। तो अभी ऐसा है कि इसमें हम पोल के क्वेश्चन तो पहले कर लिया है हमने अभी आज की क्लास का, इसके बाद कोई भी पोल का क्वेश्चन नहीं है। तो अभी हमारे पास 9 मिनट है, तो 9 मिनट में हम क्या करेंगे, आपके जो बुक है उसके क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो आपका 1.1 है उसमें से अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 1.1 का कोई भी डाउट अगर है तो, जिसको डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, जिसको डाउट है वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की, साथ साथ में चलेंगे मतलब बिल्कुल। प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि इन गुणनखंडों को क्या करो, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखो। तो आपको वैसे तो इन अभाज्य गुणनखंड निकालने अब आ चुके हैं बहुत अच्छे से, तो मुझे लगता नहीं प्रश्न नंबर 1 में किसी को डाउट होगा। पर अगर प्रश्न नंबर 1 के किसी भी पार्ट में डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। मैम 1.1 आएगी नहीं पेपर में। क्यों, 1.1 तो आएगी मैम ने बेटा। क्या कट गई इस साल ये। नहीं, ये नई वाली बुक है। मैम दिखाना नहीं कौन सी है। जो कटा हुआ सिलेबस है ना वो इसमें नहीं है, इसमें वही सिलेबस है जो आपको आएगा। 1.1 पहले थी यूक्लिड वाली, है ना, तो यूक्लिड वाली नहीं है ये दूसरी है। मतलब इसमें ना जो कटा हुआ सिलेबस है वो मेरी इस वाली किताब में है ही नहीं। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि चेक करो इन दोनों को जब गुणा करोगे और इन दोनों के जब HCF को LCM में गुणा करोगे तो बराबर आता है कि नहीं आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें कह रहे हैं कि HCF और LCM निकालो। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। बुक बताने को कह रहे कि क्वेश्चन बताने को कह रहे हो, मुझे तो क्वेश्चन का ही लग रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो आपको फिर दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले चीज ये कह रहे हैं कि 26 और 91 जो है वो हमारे पास दो संख्याएं हैं, इनका क्या करो, इनका HCF भी निकालो, LCM भी निकालो। फिर एक चीज को साबित करना है। साबित किसको करना है, पहले वो मैं लिख लेती हूँ। साबित करके बताओ कि जो इसका HCF होगा उसको जब इसके LCM में गुणा करोगे, ठीक है, HCF को जब LCM में गुणा करोगे तो वो जो है वो 26 गुणा 91 के बराबर आएगा। तो फटाफट से 26 और 91 का निकालते हैं HCF। 26 यहाँ पर, 91 यहाँ पर, 2 से करेंगे, 13 दूनी 26, 13 से करेंगे, 13 एकम 13, 13 से नहीं 7 से करेंगे, 7 एकम 7,
2 बच गया, 21 बन गया, 7 3 21, फिर से 13 से करेंगे, 13 एकम 13, तो 26 और 91 का जो HCF आया वो क्या आएगा बताओ? 13। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। 26 को लिख 13 सकते हैं 2 गुणा 13 गुणा 1, मैम दोनों दो तो जाएंगे। और 91 को लिख सकते हैं 7 गुणा 13 गुणा 1, तो जोड़ी बन गई 13 और 1 की, तो HCF आ गया 13, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया HCF 13। और अगर इसके LCM की बात करें तो LCM को जो है वो साथ में ही निकालेंगे। हाँ, जिसको डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, जिसको है वो बने रहें क्लास में। और 13 और हाँ 26 और 91 को हम एक साथ लिखेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से करते हैं, तो ये आ गया 13, 91 का 91, अब फिर 2 से तो नहीं जाएगा, अब इसको 7 से करते हैं, तो 13 का 13, और यहाँ पे भी 7 एकम 7, 7 3 21, अब फिर से 13 से करो, तो 13 एकम 13, 1 एकम 1। इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए तीनों की गुणा करनी पड़ती है, यहाँ पे हम जोड़ी वगैरह कुछ नहीं देखते, ठीक है। 2 गुणा 7 गुणा 13 करोगे तो आ जाएगा 14 गुणा में 13, जो बराबर होता है 182 के, 182 के। तो 13 की गुणा 182 में करनी है, और 26 की गुणा जो है वो 91 में करनी है, और देखना है कि ये जो है क्या दोनों बराबर आएंगे, गुणा करने के बाद दोनों बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। ये आपने साबित करना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो फटाफट से गुणा कर लेते हैं। हाँ ओके बच्चों, 182 में जब 13 की गुणा करी तो 3 दूनी 6, 8 3 24, 3 एकम 3, तो 5, क्योंकि 2 हासिल चले गई थी इसलिए, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, ये आ गया 6, 6 8 5 13, 2, तो इसको गुणा करके आ गया 2366। और जब 26 में 91 की गुणा करोगे तो ये भी 6 सेम ही एकम आएगा। ठीक है, 26 एकम 26, और 9 6 54, हासिल 5, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 23, तो ये आ गया 6 6 3 2, तो 2366, तो ये भी हमारे पास जो है वो बराबर आ गया। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें एचसीएफ भी निकालना पड़ता है, एलसीएम भी निकालना पड़ता है, फिर उनको गुणा भी करना पड़ता है, तो ऐसा आ जाता है, ठीक है। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप ट्राई करना घर पे, अगर नहीं होगा तो फिर से मुझसे पूछ सकते हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको यहाँ पे भी जो फॉर्मूला है वो यही इस्तेमाल होगा। ये कह रहे हैं कि आपको जो है वो एचसीएफ और एलसीएम जो है वो एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम नहीं दिया, और इसको लिखते हैं हम a गुणा b, ठीक है। सवाल कह रहा है कि 306 और 657 का HCF 9 है, HCF है 9, किसका? संख्याओं का। संख्याएं कहाँ लिखते हैं? 26 और 91 संख्याएं थी, तो हमने इसको यहां लिखा था, तो a और b की जगह पे संख्याएं लिखते हैं। तो पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या 657, ठीक है। अब देखो HCF दे रखा था 9, लेकिन एलसीएम तो नहीं दिया था, तो हमने क्या किया, हमने एलसीएम को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को अकेला छोड़ो, और 9 क्या करेगा, 9 बराबर है कि उस पार चला जाएगा, ठीक है। तो 306 ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान, 657 ऐसे का ऐसा, बटा कितना आ जाएगा इसमें, 9 आ जाएगा। अब दोनों ही संख्याएं हैं जो 9 से काटी जा सकती हैं, तो मैं बड़ी वाली संख्याओं को काटूंगी ताकि वो छोटी बन जाए। तो 9 एकम 9, 9 7 63, ठीक है, और 2 बच गए, यहां चला गया, 9 3 27, तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 306 गुणा में 73, और जब इसको गुणा करोगे तो काफी लंबा आएगा, तो फटाफट से इसको कर लेते हैं अभी कैलकुलेटर से ही, ठीक है। जब आप क्या करोगे, 306 में गुणा करोगे 73 को, तो आपके पास आ जाएगा 22,338, 22,338, ये आपका आंसर आ गया एलसीएम किसका, 306 और 657 का। तो ये था इसका पूरा सोल्यूशन, यहां से लेकर के यहां तक क्वेश्चन नंबर 4, और ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन को बस पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी खेल के मैदान में क्या हुआ, चारों ओर, बाकी ये क्वेश्चन हम ऐसा मत सोचना कि नहीं करेंगे, जब आपके सेट एग्जाम होता है, सेट एग्जाम का जब रिवीजन होता है ना, तब हम आपके एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं होगा, आगे भी होगा, तो इसको एक बार सुन लेते हैं बस। किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, कौन? एक है आपका सोनिया और दूसरी है रवि, ठीक है। तो ये
ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि सोनिया और रवि अगर एक ही समय पर एक ही ग्राउंड में एक ही स्थान से चक्कर लगा रहे हैं तो कितने समय बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में हमेशा जो है वो एलसीएम निकालना होता है, जहां पर ये आपसे कुछ कॉमन पूछते हैं। जैसे कि देखो, आपको बड़े होके जब आप करोगे तो सवाल आएंगे कि एक ट्रेन इतने से गुजर रही है, दूसरी ट्रेन इतने से गुजर रही है, कहाँ पे आके मिलेगी, तब भी एलसीएम निकलता है। और जब यहाँ पे ये वाला सवाल है तो इसमें भी ये पूछ रहे हैं कि दोनों आपस में कब मिलेंगे, तो उस सवाल को भी एलसीएम से ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना था कि 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेना। जो भी एलसीएम आएगा उतने ही मिनट बाद वो फिर से एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो बस इतना था इसमें। बाकी करेंगे कभी इन फ्यूचर, सेट एग्जाम की जब तैयारी करेंगे तब सभी क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए किसी को अपरिमेय संख्या वाले क्वेश्चन में डाउट है या इसमें डाउट है तो भाई पूछ लो, क्लास में बने रहो। लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।